प्यारे दोस्तों, नमस्कार। श्री माँ सरस्वती देवी नमः। हम बात कर रहे हैं प्रथम श्रेणी व्याख्याता के प्रश्न पत्र प्रथम के बारे में। तो इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान का जो इतिहास है, इसके 15 प्रश्न बनते हैं और कुल अंक होते हैं 30। तो उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक शामिल है, जैसे मौर्य काल व गुप्त काल में कला, साहित्य, विज्ञान, विकास, प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा के प्रमुख केंद्र, और विदेशों में भी भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार। साथ में ही ब्रिटिश काल की बात करें तो ब्रिटिश काल के दौरान शिक्षा का विकास, और ब्रिटिश काल के बाद में क्या होता है, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय आंदोलन का विकास। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता जो हैं, उनमें कुछ प्रमुख नेता जैसे वी डी सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी, लाल बाल पाल। आप सभी जानते हैं तीनों के बारे में, लाल बाल पाल कौन थे, और चंद्रशेखर आज़ाद जी, और साथ में भगत सिंह जी, सुखदेव जी। इनका नाम लेते ही जैसे मन एक अलग ही जोश से भर जाता है। श्री रास बिहारी बोस और श्री सुभाष चंद्र बोस। अब साथ में हमारे एक धार्मिक सामाजिक पुनर्जागरण हुआ था। वो पुनर्जागरण का मतलब यही है कि जो रूढ़ियाँ हैं, कुरीतियाँ हैं, उन सभी को तोड़ने के लिए, उनके विरुद्ध जब आवाज़ उठाई जाती है तो उसे पुनर्जागरण कहते हैं। जागने के बाद में एक बार और जगाना, उसे कहते हैं पुनर्जागरण। तो वो राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, और हम सभी विद्यार्थियों के आराध्य श्री स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है जी, तो इनके बारे में बात करेंगे। साथ में ही नेक्स्ट आगे चलेंगे हम, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, 1857 की क्रांति और राजस्थान, किसान व श्रमिक आंदोलन, विजय सिंह पथिक के बारे में पढ़ेंगे हम, अर्जुन लाल शेट्टी के बारे में पढ़ेंगे, केसरी सिंह बारट और जोरावर सिंह बारट के बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि भाई इसके अंदर हम जब शुरुआत करें तो जैसे भूल भी नहीं सकते कि भाई महाराणा प्रताप का मुगलों के विरुद्ध संघर्ष कैसा रहा और उसके अंदर क्या क्या घटनाएं हुई, उनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये पूरा प्रयास जो है निःशुल्क है। अपनी कॉपी पेन जो भी आप लेके बैठे हैं, और जो मेरे संदर्भ ग्रंथ हैं तो मैं राजस्थान ग्रंथ अकादमी और राजस्थान के जो भी मानक पुस्तकें निकलती हैं, साथ में NCERT, इन सभी का मैं आपको बेस तैयार करके दे रहा हूँ। वो पूर्णतया निःशुल्क है, कोई इसका चार्ज नहीं है। क्योंकि कहा गया है कि माँ सरस्वती का धन तो जितना बांटते हैं उतना बढ़ता है। तो मुझे उनकी पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा है मुझे उन पे, और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग आगे बढ़े, पढ़ें, और जो ये 15 प्रश्न बनने वाले हैं हमारे राजस्थान के संदर्भ में, वो पूरे पूरे आप सॉल्व कर पाएँ, और प्रथम प्रश्न पत्र जो है ये आप क्लियर कर पाए। तो मैंने आपको सिलेबस के बारे में विस्तार से बताया है, और इसकी मैं जो कॉपी है ना, तो वो मैं साथ में ही आपको अभी डाल दूंगा इसके अंदर, वीडियो के अंदर। तो आप उसको वीडियो को पॉज कर देना, पॉज करने के बाद में उसको पूरा कॉपी कर देना। और अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो मैं आपको जो PDF है, इसकी जो PDF है वो मैं आपको लास्ट में दे दूंगा। तो उसको आप वहाँ से वीडियो को पॉज करके आप उसके अंदर से सारे नोट्स अच्छे से लगा सकते हो, उतार सकते हैं। तो बात करते हैं सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण के बारे में। उनके अंदर राजा राम मोहन राय जी, महर्षि दयानंद सरस्वती जी, और हम सभी विद्यार्थियों के जो आदर्श हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हम महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में, जिनका जन्म जो है जो 1824 में गुजरात के मोरबी के टंकारा गांव में हुआ था। वापस बताता हूँ, मैं आपको सुनाता हूँ, बार बार सुनने से आपको ये याद हो जाएगा, लेकिन मानिए आप। तो 1824 जन्म 1824 के हुआ, 1824 में हुआ, गुजरात के मोरबी में टंकारा गांव में हुआ था। तो इसको याद कैसे करना है, 18 साल के थे जब हमारे श्री MDS यानी श्री महर्षि दयानंद सरस्वती जी, तो 18 साल के थे, 24 घंटे काम करते थे। 1824 के अंदर वो गुजरात के मोरबी के टंकारा गांव में उनका जन्म हुआ था। उनके जो गुरुदेव थे वो गुरुदेव थे स्वामी विरजानंद जी। स्वामी विरजानंद जी जन्म 1824 के अंदर हुआ था। स्वामी विरजानंद जी जो उनके गुरु थे, और उन्होंने आजीवन जो है वैदिक धर्म और संस्कृति की पुनर्स्थापना के लिए प्रयास किए थे। ठीक है, तो ये हमने जाना है। उनका जन्म 1824, वापस बता रहा हूँ, गुजरात के मोरबी के टंकारा गांव में हुआ था, गुरु स्वामी विरजानंद जी। और उन्होंने उनकी प्रेरणा से आजीवन वैदिक धर्म और संस्कृति की पुनर्स्थापना के लिए प्रयास किए थे। अब इसके फैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो फैक्ट्स के अंदर मैं बताना चाहूँगा आपको कि सत्यार्थ प्रकाश उनकी प्रमुख पुस्तक है। सत्यार्थ प्रकाश, सत्य के लिए जो प्रकाश के लिए, सत्य और प्रकाश के लिए जो उन्होंने किताब लिखी थी, वो हिंदी भाषा में लिखी थी। ये प्रश्न बनता है
वो भाषा, उसकी भाषा कौन सी थी? वो हिंदी भाषा थी। ठीक है, तो 10 अप्रैल 1875 में मुंबई में आर्य समाज की उन्होंने स्थापना की थी। एक ये भी फैक्ट है कि 10 अप्रैल 1875 के अंदर, ठीक है, मुंबई में आर्य समाज की स्थापना। इसको याद कैसे रखना है? ठीक है, 18 7 5 10 अप्रैल, देखो मैं बताता हूँ आपको। जैसे छोटे से थे उस समय 10 पैसे भी चलते थे, 75 पैसे भी चलते थे। ठीक है, तो 10 पैसे वाला सोचता था कि मैं कम से कम 12 आना बना दूँ, 12 आना वाला सोचता था मैं 16 आना बना दूँ। तो उनकी प्रेरणा थी कि उनके पास शायद 10 पैसे जितना ही थे, लेकिन उन्होंने 75 में, है ना, 75 पैसे से आज 16 आने उनका काम हो रहा है, जो उन्होंने सोचा था। और जो आर्य समाज का आज भी जो काम हो रहा है वो भुलाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो 10 अप्रैल 1875 में मुंबई में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। राजस्थान के आगमन के बारे में अब मैं आपको बताता हूँ। तो राजस्थान के आगमन के बारे में आप थोड़े फैक्ट, 5 फैक्ट बताऊंगा। वो 5 फैक्ट अच्छे से याद रखना। 5 फैक्ट में क्या? सर्वप्रथम करौली के राजा मदन पाल जी के आग्रह पर राजस्थान में आए थे। सर्वप्रथम करौली के राजा मदन पाल जी के आग्रह पर वो राजस्थान में आए थे सन 1865 के अंदर। याद रहे कि आपको 1865 याद रखना आसान है। 1875 से पहले 10 साल चले जाओ, 10 पैसे वाला चलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो सर्वप्रथम करौली, करौली के राजा मदन पाल के आग्रह पर राजस्थान में आए थे 1865 के अंदर। ठीक है, सेकंड गए थे 13 फरवरी 1881, 13 फरवरी 1881, 1881। ठीक है ना, 13 फरवरी को, और 1881, ठीक है ना, 1881 में अजमेर में आर्य समाज की स्थापना की। अजमेर में आर्य समाज की स्थापना की थी 13 फरवरी 1881 को अजमेर में आर्य समाज की स्थापना की थी। साथ में ही यही आर्य समाज और वहाँ वो जो आर्य समाज में कार्य करने वाले थे, उनकी प्रेरणा से, महर्षि दयानंद सरस्वती जी की प्रेरणा से अजमेर में DAV कॉलेज की बाद में स्थापना की गई। ठीक है, याद हुआ आपको? 13 फरवरी 1881 में तो अजमेर में आर्य समाज की स्थापना की गई और अजमेर में DAV कॉलेज की स्थापना की गई। और यही आपको याद रखना है, अजमेर में ही DAV कॉलेज की स्थापना की गई। तीसरा फैक्ट आ रहा है। ठीक है, तीसरा फैक्ट में क्या है कि मार्च 1881 में, अब फरवरी, 13 फरवरी, मार्च आ गया, मार्च 1881 में जयपुर में वैदिक धर्म सभा की स्थापना की गई, जो कुछ समय बाद ही आर्य समाज में परिवर्तित हो गई। 1881 मार्च, मार्च मार्च 1881 में जयपुर में, मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, और वैदिक धर्म सभा की स्थापना की गई, है ना, वैदिक धर्म सभा की स्थापना की गई, जो कुछ समय बाद में आर्य समाज में परिवर्तित हो गई। और मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के आग्रह पर 11 अगस्त 1882 को उदयपुर पहुंचे थे। मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के आग्रह में, मैं इसके सारे नोट्स आपको जो अच्छे से बना के, अच्छे से लिख के मैं आपको यहाँ वीडियो के लास्ट में मैं आपको डाल दूंगा। आप उसको पॉज कर देना वीडियो को और अच्छे से उतारते रहना। और मेरा यही आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब अगर करते हैं कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा बिल्कुल निःशुल्क प्रयास है, कोई इसके अंदर फीस नहीं है। फर्स्ट पेपर के अंदर 70% नहीं आया तो क्या है, कम से कम 70% आने चाहिए व्याख्याता के अंदर। ये नोट्स सभी के लिए समान रूप से उपयोगी, भली RS हो, भली फर्स्ट ग्रेड हो, भली सेकंड ग्रेड हो, भली अन्य एग्जाम हो, उनके में समान रूप से काम आएंगे ये। ठीक है, और इनसे बार प्रश्न आने की संभावना बिल्कुल नगण्य सी है। कारण क्या है कि मैंने बहुत ही अच्छी किताबों के अंदर उसका सहारा लेके मैंने ये नोट्स बनाए हैं। ठीक है, तो आशा करूँगा कि आप हर व्यक्ति के लिए बिना किसी भेदभाव के उसको नोट प्रोवाइड कराए। खासकर महिला शक्ति के बारे में बताना चाहूँगा कि उनको इतना मौका नहीं मिलता। एक बार मौका मिलता है कि जहाँ जाना है कोचिंग पढ़ लो, फिर नौकरी लगे तो अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात है, तो वो भी समझना पड़ेगा। इसलिए अधिक से अधिक लोगों को ये, और अपनी बहनों को ये सेंड कीजिएगा, जिससे वो भी अपने जीवन में जो लक्ष्य, जो सपना वो देख रही हैं, उनको ज़रूर वो सपना पूरा कर पाए वो अपने, और अपने माता पिता का सबका नाम रोशन कर पाए। और चलिए तीसरा पॉइंट लेता हूँ मैं। मार्च 1881 में जयपुर में वैदिक धर्म सभा की स्थापना की गई, कुछ समय बाद में आर्य समाज में परिवर्तित हो गई। और फिर चौथा पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको कि मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के आग्रह पर वो 11 अगस्त 1882 को उदयपुर पहुंचे थे। मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के आग्रह पर 11 अगस्त 1882 को 11 मेवाड़ के महाराणा कौन? सज्जन। जो सज्जन इंसान होता है वो हमेशा 11 रुपये देता है, हमेशा। पहले 11 रुपये देते थे ना, तो 11 अगस्त, ठीक है ना, 1882 में, ठीक है ना, को उदयपुर पहुंचे थे। और 27 फरवरी 1883 को उदयपुर में, 27 फरवरी 1883 को उदयपुर में उन्होंने परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। आप अच्छे से याद रखना, उन्होंने परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। 27 फरवरी 1883 को उदयपुर में उन्होंने परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। इसके सभापति के बारे में पूछा जाता है कई बार। उदयपुर में परोपकारिणी सभा, ठीक है ना, उदयपुर में परोपकारिणी सभा। और इसके जब सभापति के बारे में, वो महाराणा सज्जन सिंह जी ही थे। सज्जन सिंह जी इसके सभापति महाराणा सज्जन सिंह जी थे। अब नेक्स्ट 5वां पॉइंट,
मार्च 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी जोधपुर पहुँचे। जोधपुर, हमारा जोधपुर कितना खास है जोधपुर। यहाँ उनके साथ एक अप्रिय घटना हुई थी। और वैसे जोधपुर हर किसी को कहते हैं बाहर से आते हैं उनके लिए तो बहुत यूँ तिष्ठ कहते हैं ना, तिष्ठ जाना, यानी कि बहुत बढ़िया हो जाना। कुछ कुछ लोगों को तिष्ठता नहीं है, ठीक है। अब तिष्ठे का मुझे याद नहीं आ रहा है ना, शूट नहीं होना या भाग्य परिवर्तन हो जाता है उनका। जैसे कोई कोई एक स्वामी जी वगैरह थे जो अभी भी एक बार जोधपुर आए थे, उसके बाद में कोई एक थे अभिनेता, वो दो जने जोधपुर आए थे और काफ़ी वो चले थे अखबारों के अंदर, अरे जोधपुर मत आना। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आप जहाँ से देख रहे हो मैं आपको बताना चाहूँगा, जोधपुर बहुत ही अच्छी जगह है और अप्रिय घटनाएं कहाँ नहीं होती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के साथ में जो ये घटना हुई उनको भुलाया नहीं जा सकता, यकीन मानिए, वो एक अपूर्णीय क्षति है। तो मार्च 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी जोधपुर पहुँचे थे। वो आए थे सर प्रताप सिंह जी जो वहाँ उस समय प्रधानमंत्री जी थे, उनके कहने पे आए थे और उनका स्वागत किया था महाराणा जसवंत सिंह जी ने और कहा था कि आओ महाराज यहाँ विराजो सामने तख्त पे, आप ऊपर विराजो, हम आपके नीचे बैठेंगे और साथ में आप हमें प्रवचन दो। तो उन्होंने प्रवचन दिए, ठीक है। प्रवचन देते समय क्या हुआ था कि महाराजा जसवंत सिंह जी बैठे थे, उनकी एक वैश्य गणिका थी जो उसका नाम था नन्ही जान। नन्ही जान अचानक आई, महाराज प्रवचन दे रहे हैं और वो आके उनकी गोदी में बैठ गई। और फिर जो दृश्य था गोदी में बैठने के बाद, जो वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा था हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। और महाराणा जसवंत सिंह जी को जब उन्होंने हाथों हाथ ही डांट दिया था और नन्ही जान जो वैसे थी उनको भी उन्होंने डांटा था, फटकार लगाई थी। तो उसके कारण से नन्ही जान ने सोचा मेरा अपमान हो गया, तो अपमान का बदला लेने के लिए अपने रसोइये, जो उसका रसोइया था, उनसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी को विष दिलवा दिया था। और विष उसके परिणाम कारण उनकी तबीयत खराब रहने लगी। फिर वो अजमेर आ गए। अजमेर में 30 अक्टूबर 1883 को पूर्णिमा थी, यकीन मानिए मुझे याद है, मैंने पढ़ा है इसके बारे में, बहुत अच्छे से पढ़ा है कि 30 अक्टूबर 1883 को पूर्णिमा थी, दीपावली का दिन था, उनके दिन उनका निधन हो गया। और अपूर्णीय क्षति है हमारे लिए। और उन्होंने जो भी कार्य किए बहुत अच्छे किए थे, उनके अनुयायियों के काम भी काफ़ी अच्छे हैं जो उनके बाद चलते रहे थे। और जो ये सामाजिक धार्मिक पुनः जागरण है, ये तो बहती गंगा है, स्टार्ट करने के बाद तो वो अविरल बहता ही रहता है पानी की तरह, ठीक है। तो श्री चांदकरण जी शारदा का नाम लेना चाहूँगा मैं, उनके बारे में दो फैक्ट याद रखना आप। श्री चांदकरण जी शारदा ने दलितों के लिए पुस्तक लिखी थी और दूसरा विधवा विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए पुस्तक लिखी थी, दो। तो दलितों के लिए तो उन्होंने लिखी थी दलितोद्धार, और विधवा विवाह के लिए लिखी थी विधवा विवाह नामक पुस्तक लिखी थी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा एक बहुत महान शख्सियत है, हालांकि उनको इतना जाना नहीं गया, ठीक है, एक दो लाइन उनके लिए आती है, लेकिन बहुत जो महान कार्य था उनके द्वारा किया गया, तो वो थे श्री हरविलास जी शारदा। उनके प्रयासों से सन 1929 में बाल विवाह अवरोधक अधिनियम पारित हुआ था, जिसे शारदा एक्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे शारदा एक्ट भी कहा जाता है। इसमें लड़के की जो उम्र है वो 18 वर्ष थी, लड़के की उम्र 18 वर्ष थी और लड़की की उम्र 14 वर्ष थी, ठीक है। और स्वामी जी के ही प्रयासों से, प्रभाव से, जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह जी ने 1885 में बाल विवाह प्रतिबंधक कानून बनाया था। तो मैंने आपको ये बात सारी बताई है, उम्मीद करूँगा आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। ये सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। मैं आपको और भी अच्छे तरीके से पढ़ाना चाहूँगा। अभी मेरे पास इतने कोई संसाधन नहीं है, लेकिन एक मन में जुनून है कि कुछ कर पाऊँ। माँ सरस्वती देवी तो बांटने से बढ़ती है और उनका आशीर्वाद सभी को मिले, आप सभी की नौकरी लगे, यही मेरी प्रार्थना है, और बहुत अच्छे नंबर से लगे। और एक मेरा ध्येय है कि मैं खुद सरकारी सेवा में हूँ, कलेक्ट्रेट के अंदर हूँ, और सरकारी सेवा सबसे सुपर होनी चाहिए। हम आज स्कूलों की स्थिति देखते हैं तो ठीक है, जैसे कैसे पास हो जाते हैं वगैरह, टीचर या जो मेरिट वेरिट जो भी रहती है वगैरह, लेकिन जाके हम इतनी मेहनत नहीं कर पाते। तो सरकारी सबसे अच्छा होना चाहिए, सरकारी तंत्र है वो सबसे अच्छा, इसको मजबूत बनाने के लिए ये एक छोटा सा प्रयास है। और आपसे यही प्रार्थना है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो मेरा प्रयास है वो कम से कम आप आगे अपने जीवन में उतारने का, आगे से आगे फैलाने का एक प्रयास करना
कि लोगों को आप सपोर्ट कर पाएँ, स्कूल में अच्छे तरीके से पढ़ा पाएँ, और जो पढ़ा है वो बस कि वो धन्य हो जाए सामने वाला, और मैं खुद पढ़ाने वाला आपको पाके धन्य हो जाऊँ। तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं आपको इसकी पीडीएफ डालने वाला हूँ, उससे पहले 2 प्रश्न 3 प्रश्न मैं आपको देने वाला हूँ। आपको बताना होगा मुझे कमेंट के अंदर, जिससे मेरा उत्साह बना रहे, और मैं साथ ही लगातार वीडियोज़ आपको डाल के सारे टॉपिक को क्लियर कर पाऊँ, ठीक है? तो आप बताइएगा। पहला प्रश्न मैं कहता हूँ, वो रसोइया क्या था उसका नाम जिसने महर्षि दयानंद सरस्वती जी को भेज दिया था? ये अन्य जानकर रसोइया का नाम क्या था? दूसरा कि हरिविलास शारदा जी के प्रयासों से 1929 में बाल विवाह अवरोधक अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है ना? उस समय हमारे लॉर्ड कौन थे, ठीक है? अंग्रेज अधिकारी कौन थे, ये आपको मुझे बताना है, ठीक है? और साथ में तीसरा प्रश्न मैं आपसे ये कर रहा हूँ कि इसी समय जब स्वामी दयानंद सरस्वती जी अपना सारा ज्ञान प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो उस समय भरतपुर, उदयपुर, अन्य जगहों पे कौन कौन उनके साथ सक्रिय रूप से जुड़े थे? तो इसी के साथ ही धन्यवाद, और माँ सरस्वती देवी नमः। मैं आशा करता हूँ आपको ये जो छोटा सा मेरा प्रयास है वो अच्छा लगा होगा, और मैं आशा करता हूँ कि हम साथ बने रहेंगे और बहुत आगे तक इस चीज़ को, मुहिम को लेके जाएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।